कैंसर सर अभी बड़े पैमाने में फैल रहा है। कैंसर का इलाज क्या है और कैसे शुरुआती इनके लक्षण एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है सर। कि अगर कैंसर हो गया, लोगों को लगता है कि खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या गवर्नमेंट की ओर से स्कीम है, क्या पॉलिसी है, या कोई रांची में ऐसा हॉस्पिटल है जो अपने तरफ से कोई फंड वगैरह मुहैया कराती है? आयुष्मान भारत और झारखंड सरकार की एक स्कीम आती है। झारखंड सरकार की स्कीम क्या बाहर स्टेट में काम करेगी? और एक बात, आयुष्मान में सारे इलाज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सर ट्रीटमेंट होता है इम्यूनोथेरेपी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली और जो लोअर क्लास फैमिली है उनके लिए काफ़ी चुनौती हो जाती है। गवर्नमेंट इसे अभी अप्लीकेबल नहीं करती। आप क्या ये करेंगे कि गवर्नमेंट को इसको ऐड करना चाहिए? ट्रीटमेंट चल रही है, उनको क्या कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है उस दौरान? क्या कुछ विशेष ये होती है कि जिससे बचाव जिससे किया जाता है खाने पीने में या फिर किसी तरह का ये में इन्फेक्शन वगैरह? रांची में कैंसर समिट का आयोजन हुआ। इसमें हमारे साथ सीनियर कैंसर के डॉक्टर हैं आफ्ताब आलम सर। हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कैंसर है, कैंसर का इलाज क्या है। सर बहुत स्वागत सर आपका। जी थैंक यू। तो कैंसर सर अभी बड़े पैमाने में फैल रहा है। कैंसर का इलाज क्या है और कैसे शुरुआती इनके लक्षण? ठीक है, तो हम लोग जहाँ तक बात करें इंडिया के और झारखंड के, तो यहाँ बहुत सारे हर तरह के कैंसर हम लोग देखते हैं क्लिनिक में। बस जो औरतों में जो दो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है, जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं। और मर्दों में जो है मुंह का कैंसर सबसे कॉमन है। इसके अलावा लंग के कैंसर हैं, कोलोन है, प्रोस्टेट हैं और रेक्टम के भी कैंसर हैं। तो इस तरह के ये सब कैंसर हैं जो कॉमनली हम लोग देखते हैं अपने जनरल डे टू डे प्रैक्टिस में। और जहाँ तक बात करें शुरुआती लक्षण की, तो जिस जगह का कैंसर होता है उससे रिलेटेड बेसिकली शुरुआती लक्षण आते हैं। जैसे किसी को मुंह का कैंसर है तो मुंह के में छाले पड़ेंगे या अल्सर होगा जो कि हील नहीं करेगा, और शुरू में ये यूजुअली पेनलेस होते हैं। तो ये है, मुंह में हो सकता है। और जैसे किसी को मान लिया कि गले का कैंसर हो रहा है तो उनको आवाज़ चेंज हो सकती है और खाने में भी कई बार दिक्कत आती है। उसके अलावा जैसा मैंने बताया फेफड़े का कैंसर है मर्दों में, तो उसमें क्या होता है यूजुअली खांसी रहती है, कई बार सांस में दिक्कत हो सकती है अगर बहुत एडवांस हो गया है तो, कई बार थूक में खून आता है। तो ये सब लंग कैंसर के लक्षण होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं यूजुअली अगर कोई फीमेल है 30-35 साल से ज़्यादा उम्र है और उनके ब्रेस्ट में कोई गांठ हो रहा है और जिसमें दर्द नहीं है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो लक्षण का ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि बॉडी के किस अंग में या किस ऑर्गन में बीमारी बढ़ रही है, उसके हिसाब से लक्षण पाए जाते हैं। इतनी तेज़ी से कैंसर क्यों फैला सर? अब अगर 10 साल या 15 साल पीछे अगर जाते हैं तो इस तरह के कैंसर का कोई बड़े पैमाने पे नहीं दिखाई देते थे। आज इतने बड़े पैमाने पे कैंसर का ये दिख रहा है। क्या ये कारण है सर? ये हमारा दिनचर्या की वजह से कुछ हो रहा है या फिर कुछ अलग ये है? तो ऐसा है, उसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि कैंसर शुरू से रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कैंसर हाल के कुछ सालों में या पिछले डिकेड में आप बोलो बढ़ा है पहले से। आप देखोगे हमारे यहाँ जो आज कैंसर का इंसिडेंस है वो अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत कम है, इंसिडेंस का रेट जो है। तो नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं कि 1/3 कैंसर जो है जिसके कॉज हमें पता है, जिसमें तंबाकू सबसे इम्पॉर्टेंट है, अल्कोहल है, और बाकी सब केसेस में हम लोग बोलते हैं ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। तो हम इंडियन भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और हमारी लाइफ स्टाइल बदल रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये ज़्यादा कैंसर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये तो अल्कोहल की बात की है, तंबाकू की बात, ये तो मेल में आया, लेकिन फीमेल में भी तो ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। उनके पास भी ये मुंह का कैंसर हो रहा, ब्रेस्ट का कैंसर हो रहा। तो फीमेल में जो कॉमन कैंसर है जैसे ब्रेस्ट कैंसर, तो वो बेसिकली उसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं जानते, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर बोलते हैं। जैसे
शादी का नहीं होना, ब्रेस्ट फीडिंग का नहीं कराना, अर्ली मेनार्क, लेट मेनोपॉज, इस तरह के कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। एग्जैक्ट कॉज तो ब्रेस्ट कैंसर का नोन नहीं है। तो ये सब भी चीज़ें आजकल आप देखोगे, लोग अनमैरिड भी रहते हैं, बच्चे नहीं होते, ब्रेस्ट फीडिंग भी कम हो रही है पहले से। तो ये सब भी समहाउ कुछ हद तक रिलेटेड है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और जहाँ तक सवाल है सर्वाइकल कैंसर का, तो ये यूजुअली जो एसोसिएटेड है, सर्वाइकल कैंसर के रेट्स जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ बहुत कम है। तो ये बेसिकली जहाँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है, और इसको बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इसका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, तो इससे सर्वाइकल कैंसर होता है यूजुअली। तो ये सब कुछ कॉमन वजह है। बाकी लार्जली अभी भी 60% कैंसर जो हमें पूरे बॉडी में होता है उसका एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है। हम लोग रिस्क फैक्टर बोलते हैं, जैसे मैंने लार्जली बताया कि ये लाइफ स्टाइल के लिए से रिलेट करते हैं हम लोग बहुत सारे कैंसर को। तो ऐसे ही इसको देखा जाना चाहिए। लाइफ स्टाइल का एक मुख्य कारण भी हो सकता है। लाइफ स्टाइल का मतलब हुआ है कि आप क्या खाते हैं, कितना वेट आपका है, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं। तो ये सब जो है ये लाइफ स्टाइल का है। पहले के लोग होते थे, किसान होते थे, दिन भर खटते थे, बहुत ये था। अब जैसे देखोगे ऑफिस वाले लोग अगर हो गए हैं तो वो दिन भर ऑफिस में बैठे रहते, मेहनत का काम, एक्सरसाइज होता नहीं। ओवरवेट भी अब आपको बच्चे नज़र आएंगे। पहले अगर आप 20-30 साल पहले देखते थे, इतने ओवरवेट बच्चे स्कूल्स में भी नहीं होते थे। अभी आप जाके देखोगे तो ओवरवेट लोग बहुत सारे हो गए हैं नॉर्मल सोसाइटी में भी, और बच्चे भी बहुत नज़र आने लगे हैं। तो ये सब लाइफ स्टाइल भी डिजीज़ है ये जो है। कैंसर के नाम से लोग डर जाते हैं सर, आप क्या कहेंगे उनसे कि क्या अगर शुरुआत में अगर पता चल गया तो क्या उनको करना चाहिए? तो देखिए, जो मैंने 2-4 कॉमन कैंसर जो बताएं, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हेड नेक कैंसर, कोलोन का कैंसर, ये सब जो 4-5 कैंसर हैं, फॉर्चुनेटली ऐसा है कि अगर इन कैंसर का सही वक्त यानी अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, और इसको अगर हम सही तरीके से इलाज वक्त पे करा लेते हैं, जैसा ऑन्कोलॉजिस्ट बताते हैं आपको, तो इनके ठीक होने के चांसेस अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज का मतलब स्टेज 1-2 में। लेकिन पता तो सर 3rd और 4th में ही पता नहीं, वही मैं आ रहा हूँ। तो अभी इंडिया में देखते हैं ऑलमोस्ट 50-60% कैंसर जो है अभी भी एडवांस स्टेज में डायग्नोज हो रहा है, जहाँ लॉन्ग टर्म ठीक होने की उम्मीद 30-40% है। जबकि अगर इसी को हम लोग अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज कर लें तो इनके ठीक होने की चांस 70% के आसपास चली जाएगी। तो कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अर्ली डिटेक्शन और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, ये अगर होता है तो आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांस बहुत अच्छे रहते हैं। एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है सर, कि अगर कैंसर हो गया, लोगों को लगता है कि खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या गवर्नमेंट की ओर से स्कीम है, क्या पॉलिसी है, या कोई रांची में ऐसा हॉस्पिटल है जो अपने तरफ से कोई फ़ंड वगैरह मुहैया कराती है? तो इसमें बेसिकली हम लोग 2-4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो लोग आते हैं हमारे पास कैंसर के पेशेंट, एक तो वो हो गया जिनके पास गरीब लोग हैं, यूजुअली उनके पास राशन कार्ड है, और वो आज के दिन में आयुष्मान भारत योजना से उनको मिल जाता है, और उसके तहत ज़्यादातर इलाज संभव आज के दिन में कैंसर का, जो कि कैशलेस ट्रीटमेंट है। इसके अलावा झारखंड स्टेट में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना भी चलती है, तो उसमें भी एक एस्टिमेट देना होता है हॉस्पिटल को जहां उनका ट्रीटमेंट चलना है, उसके बेसिस पे वो सदर अस्पताल से उनका पास हो जाता है पैसा, और उसके थ्रू उसका भी इलाज होता है। तो ये 2 गवर्नमेंट के मेजर स्कीम है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने स्टाफ को कवर करती हैं कैशलेस ट्रीटमेंट, जैसे उसमें CCL है, BCCL है, बहुत सारे बैंक्स हैं, इवन गवर्नमेंट और PSUs भी जो हैं, सेल वगैरह हैं, ये सब में भी कवर होता है। इसके अलावा बहुत मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के पास बहुत तरह के इंश्योरेंस, आजकल TPA ये सब भी होता है, SDFC का है, किसी के पास इस कंपनी का, बहुत सारे कंपनी है, तो उससे भी कैशलेस इलाज हो जाता है। और बहुत लोगों के पास ये है कि कैश होता है, वेल टू डू लोग हैं, तो वो अपना कैश में भी ट्रीटमेंट कराते हैं। इस तरीके से मोर और लेस 80-90% लोगों का आज के डेट में कैंसर का इलाज संभव है। 2 चीज़ आपने शुरुआत में कही सर,
कि आयुष्मान भारत और झारखंड सरकार की एक स्कीम आती है। झारखंड सरकार की स्कीम क्या बाहर स्टेट में काम करेगी? और एक चीज़ और, आयुष्मान में सारे इलाज हो जाते हैं? आयुष्मान में मोस्टली हो जाता है, मैं सारा नहीं बोलूँगा, लेकिन मोस्टली कैंसर से रिलेटेड जो कॉमन ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, ये सब सारे मोस्टली हो जाते हैं। अब तो कुछ कीमो टारगेटेड थेरेपी वगैरह भी आ गए हैं आयुष्मान में। तो वो क्योंकि आयुष्मान स्कीम बहुत पुराना नहीं है, हर साल वो उसमें रिफाइनमेंट हो रहा है और आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें जो उनमें नई हैं उम्मीद करते हैं, जैसे पेट स्कैन हम लोग इस साल से पहले आयुष्मान में नहीं कर पा रहे थे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज़ है कैंसर में, जो इस साल से आ गया है। फरवरी से जो नया वर्जन अप्लाई हुआ तो झारखंड में हम लोग कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोस्टली कैंसर को, जो भी कॉमन कैंसर है, उसका इलाज सक्सेसफुली इस स्कीम के तहत भी किया जा सकता है। कैंसर में सबसे बड़ा सा ट्रीटमेंट होता है इम्यूनोथेरेपी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली और जो लोअर क्लास फैमिली है उनके लिए काफ़ी चुनौती हो जाती है। गवर्नमेंट इसे अभी अप्लीकेबल नहीं करती। आप क्या ये करेंगे कि गवर्नमेंट को इसको ऐड करना चाहिए? आयुष्मान में मेरी, क्योंकि मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं रेडिएशन देखता हूँ, तो उसके हिसाब से आयुष्मान में अभी जो एग्जिस्टिंग आयुष्मान का वर्जन है उसमें शायद इम्यूनोथेरेपी नहीं है। बट जो लोकल हमारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है उसमें तो अप्रूवल आता है इम्यूनोथेरेपी का भी। और जो ये चीज़ आपने कही कि इम्यूनोथेरेपी सबसे बड़ा ट्रीटमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सर्जरी रिक्वायर्ड है, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसमें कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड है, बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ रेडिएशन से काम हो जाता है। और मोस्टली जो क्यूरेटिव कैंसर होते हैं वो रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी से अभी भी ठीक हो रहे हैं। 80 to 90% केसेस रेडिएशन से भी ठीक हो जाए? यस होते हैं बहुत सारे। जैसे अर्ली स्टेज का आपका गले का, लैरिंग्स का कैंसर है, वो ओनली रेडिएशन से ठीक हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर जो इतना इंपॉर्टेंट कॉमन कैंसर है फीमेल में, वो भी रेडिएशन विथ और विदाउट कीमोथेरेपी वो भी ठीक होता है। तो बहुत सारे कैंसर है जहाँ रेडिएशन से ठीक होते हैं पेशेंट। यानी कि कैंसर हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी आपकी सहायता कर सकती है। 2-4 सवाल और है सर, अगर किन्हीं को ट्रीटमेंट चल रही है उनको क्या कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है उस दौरान? क्या कुछ विशेष ये होती है कि जिससे बचाव जिससे किया जाता है खाने पीने में या फिर किसी तरह का ये में इन्फेक्शन वगैरह? नॉर्मली ऐसा है, इससे बचा जा सकता है। हाँ, बचने की बात नहीं है। आपने पूछा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें रेडिएशन है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, यही सब है। तो नॉर्मली रेडिएशन में वैसा कुछ स्पेशल प्रिकॉशन नहीं होता, वो स्किन और इसको रिलेटेड होता है मेनली। जहाँ तक सवाल है दूसरा सर्जरी का, सर्जरी के दौरान यूजुअली शुरू में प्रिकॉशन लेना रहता है ताकि इन्फेक्शन लोकल ना हो। लोकल केयर, जिस पार्ट का सर्जरी हुआ है वहाँ ध्यान रखना, साफ़ सफाई का, ड्रेसिंग का। और कीमोथेरेपी वगैरह में नॉर्मली कच्चे सामान और ये सब मना करते हैं खाने, और ताकि आप इन्फेक्शन से बच सको। तो मेनली ड्यूरिंग कोई भी ट्रीटमेंट जो है ऑन्कोलॉजी में, उस दौरान आपको साफ़ सफाई, साफ़ सुथरा खाना और इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप सर? जिनके कैंसर हो गया उनके परिवार वालों को बेसिकली यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी को घर में कैंसर हो गया है तो आप सही डॉक्टर, सही हॉस्पिटल में जाएं जहां कैंसर का कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, और उस जगह पे जाएं। और पेशेंट का हमेशा हाथ पकड़, ट्रीटमेंट के अलावा जो पेशेंट होता है उसको इमोशनल फैक्टर या इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। हाथ पकड़ने का बोल रहे थे? हाथ पकड़ने का मतलब हो गया कि आप सपोर्ट में उनके खड़े रहें। ऐसा नहीं कि कैंसर हो गया तो आप नेग्लेक्ट करने लगे, अरे ये तो ठीक ही नहीं होगा, ये नहीं। तो कैंसर वालों के साथ, उनके साथ प्यार से बर्ताव करें, क्योंकि वो जो बीमारी से तो फाइट करते होते हैं। तो कई बार डिप्रेशन, कई बार चिड़चिड़ापन आता है, चिड़चिड़ापन, वही मैं बोल रहा हूँ, चिड़चिड़ापन आता है। तो उसको आपको समझना है और पेशेंट का साथ देना है ताकि वो इस कैंसर की लड़ाई को सक्सेसफुली लड़ सके। अब आखिरी सवाल सर, सबमिट हो रहा है, इसमें क्या कुछ बातें आई और क्या कुछ आप अपने जूनियर डॉक्टर को भी कहना चाहेंगे? हालांकि आप तो काफ़ी सीनियर है सर, आपके साथ काफ़ी जूनियर आपसे सीखने के लिए आए हैं।
तो ऐसा है बेसिकली आज जो कैंसर समिट हो रहा है रांची में, तो ऑन्कोलॉजी जो है झारखंड में पिछले कुछ सालों में ऑन्कोलॉजी का केयर और ऑन्कोलॉजिस्ट यानी इसके डॉक्टर अच्छे खासे नंबर में बढ़े हैं। आज से 10 साल पहले एक अस्पताल होता था, आज 5-5, 7-7 अस्पताल हैं झारखंड में जहां कैंसर का एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इसी चीज़ को और उसमें नया क्या है, नई क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए हर थोड़े दिन में ये कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, CMEs होते रहता है। और आज का जो प्रोग्राम है वो इसी को है, और उसमें हम ऑन्कोलॉजिस्ट तो जुड़ते हैं और जो साथ में डिफरेंट डिसिप्लिन है, मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनेकोलॉजी है, ये सब जो डिपार्टमेंट है उनके भी डॉक्टर आते हैं और हम अपना इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि जो दूसरे डॉक्टर भी हैं, जैसे कोई अगर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास अगर बच्चेदानी का कैंसर आता है तो वो टाइमली पकड़ें और उसको सही जगह भेजें ताकि उसका सही वक्त पे इलाज हो और वो पेशेंट ठीक हो जाए। सर बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, इतने समय देने के लिए। हालांकि आपका शेड्यूल सर बहुत क्या कहें कि बहुत ज़्यादा आपका ये बिज़ी रहता है, इस वीक हमारे साथ समय निकालने के लिए सर बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर आफ्ताब आलम, कैंसर के बड़े डॉक्टर हैं और अभी रांची के HCG में बैठ रहे हैं ना, HCG हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को आप अच्छी से सुने और यही कहना चाहेंगे कि कैंसर से आप डरे नहीं बल्कि लड़े। और अगर आप कहीं से थक हार गए हैं तो ज़रूर एक बार ये सर से ज़रूर मुलाकात करें, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं अपने रिलेटिव को भी लेके इनके पास गया था और वो सफलपूर्वक उनका इलाज वो कर चुके हैं पिछले ही महीना। बहुत बहुत धन्यवाद।